हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र का सेकेंड यूनिट की मैंने शुरुआत कर दी थी और इसमें एक टॉपिक भी पढ़ाया था आपको। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने पढ़ा दिया था। तो फर्स्ट यूनिट भी आपकी चल रही, मैंने बताया था 2 यूनिट साथ साथ में चलेंगी क्योंकि फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए सेकेंड यूनिट भी मैं शुरू कर दिया हूँ। तो ये दूसरी वीडियो है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना था स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये पहला टॉपिक था, संवैधानिक विकास के चरण। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था। तो उसी के आगे और कौन कौन से एक्ट आते हैं, हमारे संविधान का विकास कैसे होता है, इसी को हम लोग को आगे पढ़ना है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ये 1773 के बाद एक और एक्ट आता है, तो इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें देखते हैं क्या है। एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। तो कौन से एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा छूट गया है तो उसको आप जोड़ लीजिए कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। और इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई। मैंने आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को शामिल कर लिया गया था। ध्यान दीजिए, पहले क्या था, पहले वाले एक्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को किसके अंतर्गत लाया गया था? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, यानी कि जो न्यायिक अधिकार था कलकत्ता का उसको लागू कर दिया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर, न्यायिक अधिकार, न्यायपालिका वाला। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी गई, यानी विधायिका शक्ति भी बढ़ा दी गई। यानी कलकत्ता की सरकार जो भी कानून बनाएगी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी लागू होगा, ये कह दिया गया। तो दोनों में अंतर है, वहाँ थोड़ा सा न्यायपालिका वाला मामला आ जाता था पहले एक्ट में, यहाँ विधायिका वाला, इतना आपको ध्यान देना है। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। अब इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए, एक तो सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें कुछ न्यायाधीश होते थे, डिटेल में आपको उतना नहीं पढ़ना है। और एक था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, दो प्रकार के लोग शासन कर रहे थे भारत में, सुप्रीम कोर्ट और उसके कुछ न्यायाधीश एक हो गए और दूसरे हो गए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो सदस्य थे। तो बाद में ये देखा गया कि भाई दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इनकी शक्तियों का सीमांकन करने के लिए, इनके संबंधों का सीमांकन करने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों की कितनी शक्ति है और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की कितनी शक्ति है, उनका दायरा क्या है, उनका अधिकार क्या क्या है। वही चीज़ है कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। अब देखिए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। कहने का मतलब ये था कि अगर कंपनी के कर्मचारी कोई कार्य करते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर होगा, सर्वोच्च न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार निश्चित कर दिया गया, उसकी भी सीमा बना दी गई कि आपकी इतनी ही शक्ति है, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते आगे। और गवर्नर जनरल की परिषद को भी कुछ लिमिटेशन में रखा गया, यानी कुछ सीमित कर दिया गया उनको भी कि आप भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं अपनी शक्ति के। तो दोनों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया और कहा गया सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगे है कि न्यायालय की अपनी आज्ञाएं और आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। ये भी कहा गया इस एक्ट के तहत
कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी आदेश या आज्ञाएं लागू करती है तो उसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदेश दे दिया और वो भारत के धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ है। और ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए गवर्नर जनरल या उसकी परिषद कोई कानून बनाती है, उसको लागू करती है, तो ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानून लागू करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान जरूर किया जाए, उसका उल्लंघन ना किया जाए। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक और एक्ट हम लोग पढ़ देते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इन्होंने ही इस एक्ट को संसद में प्रस्तुत किया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये ध्यान देना जरूरी है। मैंने बताया था कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन होता था, एक संस्था होती थी जिसको कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल कहते थे हिंदी में इसको। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। लेकिन अब एक और संस्था बना दी गई, ब्रिटिश सरकार ने एक और संस्था बना दी जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल या हिंदी में नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। यानी दो संस्थाएं हो गई जो कंपनी को नियंत्रित करेगी। एक निदेशक मंडल जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें कुछ सदस्य होंगे, और एक होगा नियंत्रण बोर्ड जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसमें भी कुछ सदस्य होंगे। और ये दोनों सदस्य कहाँ से आएंगे? ब्रिटेन की संसद से आएंगे बेसिकली। तो ये दोनों संस्थाएं ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करेंगी कि वो भारत में कैसे प्रशासन करें, कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप करें, क्या क्या करें, क्या क्या अन्याय करें, इस बारे में। अब भाई दो संस्थाएं बना गई तो दोनों का कार्य भी अलग अलग कर दिया गया। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि आप कंपनी के व्यापारिक मामलों की मॉनिटरिंग करेंगे, अधीक्षण करेंगे, नियंत्रण करेंगे। एक प्रकार से कंपनी जो भी व्यापार करती है उसकी सारी जानकारी आप हमको देंगे। ब्रिटेन सरकार ने ये किससे कहा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कहा कि आप भारत में ये देखेंगे कि कंपनी किस किस के साथ व्यापार कर रही है, उसका व्यापारिक गतिविधियां कैसी हैं, ये सारी जानकारी आप हमको देंगे। यानी व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दी गई। और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। निकाय का मतलब बॉडी, संस्था। और कंपनी किन किन राजाओं के साथ कौन कौन से संबंध स्थापित करती है, कौन कौन से युद्ध और संधियां करती हैं, इसकी जानकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति दे दी गई। तो दो प्रकार से शासन किया जाने लगा। तो इसी को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। ये चीज़ याद रखिएगा। दो चीज़ें हुई इस एक्ट के तहत। जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे भारत में, यानी जिन क्षेत्रों को कंपनी ने जीता था, ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले उसको कहा कि ये अब कंपनी का क्षेत्र नहीं है, ये ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, यानी इस पर ब्रिटिश का आधिपत्य है। दूसरी चीज़ ये कहा गई कि ब्रिटेन सरकार को कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि जो कंपनी, प्रशासन या जो भी राजनीतिक गतिविधियां भारत में कर रही थी, उस पर अब ब्रिटिश सरकार को पूरा नियंत्रण स्थापित हो चुका था। मैंने बताया दो संस्थाएं स्थापित कर दी थी, यानी कि पूरी तरीके से कंपनी को नियंत्रित कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक चीज़ और है, गवर्नर जनरल की जो परिषद सदस्य संख्या थी उसको 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसके सदस्यों की संख्या 4 होती थी, तो उसको अब 3 कर दिया गया घटाकर, और मद्रास और बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। तो दो एक्ट हम लोगों ने पढ़े, 1781 का सेटलमेंट एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और आगे भी हम लोग एक्ट पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।